हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए। उन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए और उनमें से एक था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसका ऑफिशियल नाम था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे 1970 में बनाया गया था। ये चेरनोबिल सिटी में नहीं था। चेरनोबिल एक छोटा शहर था और चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट इससे तकरीबन 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। लेकिन ये चेरनोबिल प्लांट सोवियत यूनियन के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट में से था। इसमें 4 RBM के 1000 डिज़ाइन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। RBM के 1000 एक न्यूक्लियर रिएक्टर का टाइप होता है। पहले 2 रिएक्टर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ था 1977 में, तीसरे का 1981 में और चौथे का 1983 में। पावर प्लांट्स का पर्पज़ होता है बिजली जनरेट करना। इस केस में हर रिएक्टर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। चारों रिएक्टर्स मिलकर पूरे यूक्रेन की 10% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते थे। चेरनोबिल डिजास्टर रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट का पर्पस इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद होने की सूरत में रिएक्टर को ठंडा रखने के प्रोसेस को टरबाइन जनरेटर की मदद से जारी रखना था। इस तरह के 3 एक्सपेरिमेंट पहले हो चुके थे जो पूरी तरह से फेल हो गए और अब ये चौथा मौका था। 26 अप्रैल 1986 की रात को वर्कर्स टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन तकरीबन रात के 2 बजे उसी इलाके का एक और पावर स्टेशन अचानक बंद होने की वजह से उस तजर्बे को रोकना पड़ गया, ताकि बंद हो जाने वाले पावर स्टेशन की वजह से होने वाले पावर सप्लाई की कमी को पूरा किया जा सके। सिचुएशन नॉर्मल हो जाने के बाद एक्सपेरिमेंट को फिर से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन 26 अप्रैल 12:05 पर अचानक टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया और स्टीम बनना शुरू हो गई। इस तरह इन अचानक से होने वाली चेंजेस ने ओवरऑल रिएक्शन को अनस्टेबल कर दिया। उसके बाद 1:23 पर एक्सपेरिमेंट का एक अहम फेज़ स्टार्ट किया गया। वो ये कि टरबाइन जनरेटर को एक्टिव किया गया। टरबाइन जनरेटर का काम टेम्परेचर को नॉर्मल करना था, लेकिन अचानक टरबाइन जनरेटर की रफ्तार कम हो गई और वाटर पंप को न चला पाया और पानी का फ्लो अफेक्ट हुआ, जिससे रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ गया और दोबारा से बड़ी मिकदार में स्टीम बनना स्टार्ट हो गई। उस वक्त शहर के लोगों को कुछ पता नहीं था कि उनके शहर के अंदर क्या हो रहा है और वह सुकून से अपने घरों में सो रहे थे। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट की ज़मीन हिलने लगी और कुछ सेकंड्स के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और रिएक्टर नंबर 4 की 1200 टन की छत उड़ गई और आग लग गई, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल गए और उस न्यूक्लियर प्लांट में ग्रेफाइट भी मौजूद था, वो भी आग से जलने लग गया। 100 से ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और 5% यूरेनियम फ्यूल एटमॉस्फेयर में फैल गया। रिएक्टर्स में 192 टन यूरेनियम फ्यूल मौजूद था। 1:26 पर फायर अलार्म बजना शुरू हुआ और फायर फाइटर वहां पहुंच गए। स्टार्टिंग में फायर फाइटर्स को कोई आइडिया नहीं था कि वहां पर हो क्या रहा है। वो जब वहां पहुंचे उन्हें लगा कि एक नॉर्मल आग लगी हुई है और वो पानी से आग बुझाने लग गए, लेकिन वो ग्रेफाइट की आग थी। यह इतनी आसानी से बुझने वाली आग नहीं थी। इस आग को बुझाने में 10 दिन से ज़्यादा का टाइम लगा था और हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया कि वो आसमान से आकर हज़ारों टन क्ले, सैंड, बोरॉन और लेड जैसे एलिमेंट्स को ऊपर से फेंकें। ये वो एलिमेंट्स थे जो रेडिएशंस को फैलने से रोक सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हेलीकॉप्टर को सारा सामान गिराने के लिए उस आग के ऊपर आना पड़ता, जो कि बहुत ही डेंजरस था। एक हेलीकॉप्टर तो इसकी वजह से क्रैश भी हो गया, जिसकी वजह से 4 लोग मारे गए। जो फायर फाइटर्स आग बुझाने गए थे, जब वो वापस घर गए तो उन्हें फटीग होने लगा, उल्टी आने लगी थी। ये सब रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स थे। जब किसी को एक्सपोजर होता है रेडिएशन का तो ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ही मंथ्स में उसकी डेथ हो जाएगी। रेडिएशन में ये होता है कि जितना ज़्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, ये उतना ही ज़्यादा जानलेवा होते हैं। तकरीबन 28 फायर फाइटर्स कुछ ही मंथ्स में मारे गए। उसके अलावा वो लोग जिनको थोड़ा सा कम रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ था, वो 1-2 साल के बाद मारे गए। जिनको थोड़ा और कम एक्सपोजर हुआ रेडिएशन का, उनमें कैंसर जैसे डिजीज़ डेवलप होने लगे। जब फायर फाइटर्स ने आग बुझाई तो 10 दिन बाद आग तो बुझ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी आग बुझने के बाद भी, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस हीट की वजह से जो रिएक्टर का बेस था उसमें क्रैक आने लग गए थे। ये एक ख़तरनाक चीज़ थी क्योंकि रिएक्टर के नीचे एक पानी की टंकी थी जो रेडियो एक्टिव से भरी हुई थी। अगर वो रिएक्टर जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही थी पानी से टच करता तो ये पानी स्टीम में बदल जाता। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई और पानी जल्दी से स्टीम में बदलता है तो उसकी वजह से ही एक्सप्लोजन होते हैं।
तो इस एक और होने वाले धमाके से बचने के लिए एक ही रास्ता था कि कोई वहाँ पर पानी की टंकी में जाए और सारा पानी रिएक्टर से दूर बहा दे। और ये काम करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, क्योंकि वो पानी रेडियो एक्टिव था। जो भी उस पानी में जाएगा उसे पूरी ज़िंदगी जान का खतरा रहेगा। ये भी हो सकता है कि उसकी मौत कुछ ही सालों में हो जाए, या ये भी हो सकता था कि कुछ ही महीनों में। इस काम को करने के लिए 3 लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सामने आए, और वो 3 हीरोज़ थे एलेक्साई अनानिको, वेलेराई बेस्पालोव और बोरिस बारानोव। 4 मई 1986 को सिंपल डाइविंग सूट्स पहनकर वाटर टैंक में गए और पानी को निकाल दिया। कहा जाता है कि अगर पानी निकाला ना जाता तो इतना बड़ा धमाका होता कि मिलियन लोग मारे जाते और अगले 5 लाख सालों के लिए ऑलमोस्ट पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट अनइनहेबिटेबल बन जाता। अच्छी खबर यह है कि तीनों डाइवर्स सरवाइव कर गए। हालांकि बोरिस की मौत 2005 में हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन एलेक्साई और वेलेराई दोनों जिंदा हैं। ये रिस्क ख़त्म होने के बाद अगला स्टेप था, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट वहाँ पर मौजूद था उसे साफ़ करना। स्टार्टिंग में सोवियत के ऑफिसर्स ने रिमोट कंट्रोल रोबोट्स का इस्तेमाल किया ये करने के लिए, लेकिन रोबोट्स उस रेडियो एक्टिव के करीब जाने के बाद ब्रेक डाउन होने लगे। उसके बाद फिर हज़ारों लोगों को भेजा गया सफाई करने के लिए। उन लोगों को लिक्विडेटर्स बुलाया जाता है। 1986 और 1987 के बीच में 2 लाख लिक्विडेटर्स गए थे उस एरिया को क्लीन करने के लिए। जब वो धमाका हुआ और आग बुझाई जा रही थी, सोवियत यूनियन की सरकार ने इस पूरे डिज़ास्टर को कवर अप करने की बहुत कोशिश की। कोल्ड वार उस वक्त चल ही रही थी। सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव डस्ट था ये स्वीडन तक पहुंच रहा था। स्वीडिश मॉनिटरिंग स्टेशन ने डिटेक्ट किया कि जो रेडियो एक्टिविटी के लेवल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाई हो रहे हैं, और फिर उन्होंने हवा के डायरेक्शन को चेक किया और अंदाज़ा लगा पाए कि इसका सोर्स कहाँ पर होगा। इसकी वजह से सोवियत अथॉरिटीज़ मजबूर हुए इस डिज़ास्टर की इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने के लिए। 28 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन ने एडमिट किया कि यहाँ पर एक डिज़ास्टर हुआ है, 2 दिन बाद एक्चुअल डिज़ास्टर के। उस पावर प्लांट के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें भी काफ़ी देर बाद बताया गया कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है। 2018 में यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कमेटी ने रिपोर्ट किया कि 20,000 थायराइड कैंसर के केसेस देखे गए हैं बच्चों में जो 18 साल से कम उम्र के थे और डिज़ास्टर के वक्त मौजूद थे। कहा जाता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो रेडियो एक्टिव डस्ट था वो घास पर जा गिरा जहाँ पर गाय को पाला जाता था। उस घास को गाय ने खाया और जो दूध निकला उन काउस से उनमें आयोडीन की लेवल 131 थी, जो हमारे थायराइड ग्लैंड में एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से बच्चों को थायराइड कैंसर हुआ। जो दरख्त उस एरिया के करीब थे उन पर रेड जिंजर कलर दिखने लगा, जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट को रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। बाकी जो आसपास का एरिया था, जो 30 किलोमीटर रेडियस की एक्सक्लूजन जोन बनी हुई है, इंसानों ने उसमें रहना कम्प्लीटली छोड़ दिया। अब वहाँ पर कुछ बड़े एनिमल्स जैसे कि वुल्फ्स, डियर्स, बेयर्स वगैरह इस एरिया में अब पाए जाते हैं। तो ये थी चेरनोबिल डिज़ास्टर की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।